हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर विलियन चैप्टर पर चलते हैं बेटा। इससे पहले चैप्टर पर मैंने आपसे बात करी थी सांद्रता वाले टॉपिक पर, कंसंट्रेशन टॉपिक पर। आज हम विलियन वाले चैप्टर में ही थोड़ा आगे की ओर चलते हैं और आज बात करेंगे हेनरी के नियम पर। इस पूरे लेक्चर में आज आपको मैं बताऊंगा कि हेनरी का नियम क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब इसकी सीमाएं कहाँ हैं, क्या क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात करते हैं हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर में लिक्विड भरा है नीचे की ओर, ऊपर से क्या भरी है, गैस, और अगर हम उसकी पिस्टन को नीचे की ओर दबाएं, अगर हम उसकी पिस्टन को नीचे की ओर दबाएं तो क्या होगा, वो जो गैस है वो द्रव में क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हेनरी का है। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। हेनरी ने क्या बताया कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी कंटेनर है, पहली बात आपको बता दूं, ये गैस की विलयता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द्रव में गैस की विलयता है और उस पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित किया है वैज्ञानिक हेनरी ने। 1803 में उन्होंने ये नियम दिया था, नाम था इनका पूरा विलियम हेनरी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, देखो जनरल सी बात बताऊं, अगर मान लो कोई भी हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी मेरे पास एक सिलेंडर है, उसमें ऊपर से कोई पिस्टन लगाओगे आप और यहाँ कोई गैस भरी है, नीचे कोई लिक्विड भरा है, तो वो पिस्टन जितना ज्यादा प्रेशर डालेगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। मतलब गैस के सॉल्युबल होने की मात्रा सीधा निर्भर करेगी उस पर लगने वाले दाब के। अगर इसे आप मोल प्रभाव के रूप में देखना चाहो तो जो लिक्विड है इसकी सतह पर गैस का जितना पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब लगेगा, वो इसके मोल प्रभाव, किसके, गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होगा। बात समझ आ रही नहीं? दो नियम एक तरह से बनते हैं, हालांकि नियम एक है लेकिन बोलने का और समझने का तरीका अलग है। एक गैस की मात्रा पर डिपेंड करता है, एक गैस के मोल प्रभाव पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसे दोबारा से फिर बताऊं आपको, तो देखो आप सिंपल वे में समझो, बहुत हार्ड बात नहीं है। पहला नियम जो है हेनरी ने क्या दिया था कि किसी भी गैस या किसी भी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो विलायक है, मतलब वो विलायक ही होगा ऑब्वियसली, उसके इकाई द्रव्यमान में, उसके इकाई यूनिट मास में गैस की जितनी मात्रा डिसॉल्व होगी वो किस पर निर्भर करेगी, वो किसके समानुपाती होगी, लगने वाले दाब के, गैस पे लगने वाले दाब के। और ये घटना कब होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, अगर ताप कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर नियत होगा, तभी जाके जो है ये आपको फिनोमिना दिखाई देगा इसके अंदर। बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद अगर मैं गैस की मात्रा को स्मॉल m मान लूं और गैस के लगने वाले दाब को क्या मान लूं, कैपिटल P, तो m सीधा किस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल P पे डिपेंड करेगा। m किसके समानुपाती होगा, P के समानुपाती होगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, और ये P m/P इक्वल टू क्या आ गया, नियतांक आ गया। ये भी एक हेनरी का नियम है, ठीक है। लेकिन अगर इसे एक्सपेरिमेंटल देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल क्या कंडीशन है इसकी, पहले मैं आपको हिंदी बता दूं कि किसी भी गैस के द्रव या किसी भी गैसीय द्रव विलयन में, विलयन की सतह पर गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, उसके उसमें जो विलयन है उसमें उपस्थित गैस के मोल प्रभाव, गैस के मोल प्रभाव, एक्स गैस का मतलब गैस का मोल प्रभाव के समानुपाती होगा। अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए, ध्यान से सुनो, तो द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट। बात क्लियर हो गई कि पार्शियल प्रेशर जो होगा किसी भी लिक्विड की सरफेस पर लगने वाला, वो उस सॉल्यूशन में जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं इसे आगे की ओर लेके जाऊं तो इसको हटा के एक कांस्टेंट आता है KH और यहां पर आ जाएगा गैस। ये हमारे पास हेनरी इक्वेशन आ गई। इसे हेनरी समीकरण या हेनरी इक्वेशन भी कहते हैं। P क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर, X क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल प्रभाव,
और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, या आप इसे हेनरी नियतांक भी कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो हेनरी ने हमें ये नियम दिए, मैं फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली बात उसने क्या बताई कि अगर मान लो कोई भी गैस विलय हो रही है, सॉरी जिस गैस की सॉल्युबिलिटी खुल रही है, जो गैस डिसॉल्व हो रही है, उसकी जो मात्रा है उस पर लगने वाले दाब या गैस के द्वारा लगने वाले दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। और ये इक्वेशन बनाई। फिर उन्होंने दूसरे टर्म्स में आपको बताया कि गैस का जो दाब, गैस का जो सतह पर, लिक्विड की सतह पर लगने वाला पार्शियल दाब है वो गैस के मोल प्रभाज के बराबर हो, उनके समानुपाती होगा। फिर ये इक्वेशन दी जिसे हेनरी समीकरण भी आप कह सकते हैं। अगर बच्चों इनके बीच में P और X के बीच में अगर आप ग्राफ खींचना चाहो तो KH एक स्लोप के रूप में दिखाई देगा, X इधर की ओर और P यहाँ की ओर। एक स्ट्रेट लाइन जो है इसमें हेनरी कांस्टेंट की बन जाती है और ये आपका ग्राफ बन जाता है। बात क्लियर हो गई। फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर आप P प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींचते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक बात और बता दूं, आपको ये अनंत तक नहीं लेके जाना। अगर आप इसे बढ़ाते चले गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद जो है कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा, जो इसकी एक सीमा भी है, एक लिमिट भी है, ठीक है ना। तो फिर दोबारा बहुत सिंपल आपको बता रहा है कि अगर मान लो किसी भी गैस पर जो गैस डिसॉल्व हो रही है लिक्विड के अंदर, उसकी मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यूं कह दो, उस गैस का जो मोल प्रभाज है वो किसके समानुपाती होगा, उस पर लगाए गए पार्शियल दाब या आंशिक दाब के। ठीक है बच्चों, एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल यूज होते हैं वो इस वाली इक्वेशन पर यूज होते हैं। तो हमारे पास ये याद होनी चाहिए, P=KHX। बात क्लियर हो गई। अब हम इस पर लिखना चाहो आप इसे लिख सकते हैं इसके आगे। अब मैं इसके देखो अनुप्रयोग की बात करता हूं। सबसे पहली बात, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है फेफड़ों द्वारा, वो हेनरी का ही एप्लीकेशन है। फिर दोबारा बता रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा, तो वो किसका एप्लीकेशन है, हेनरी का ही एप्लीकेशन है। दूसरी बात, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें जो गैस डिसॉल्व होती है वो भी अपना में जो है हेनरी का नियम है। तीसरी एक और बात आप ध्यान रखना, वैसा आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, आप हमेशा याद रखना, जो पहाड़ों पर व्यक्ति रहते हैं, हमारी तुलना में जो पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर व्यक्ति रहते हैं, जो पहाड़ी व्यक्ति होते हैं, उनके ब्लड में मानते हैं साइंटिस्ट की ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का दबाव उतना नहीं हो पाता और इसलिए उनमें एनॉक्सिया नामक बीमारी होती है। ये भी अब नाम में जो है एक हेनरी का नियम है। मैं बता रहा हूं आपको, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है मैदानी स्थानों की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि मान लेते हैं कि वहां पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी सोचने समझने की क्षमता समतल में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में कम होती है, जिसमें उनमें एक एनॉक्सिया जैसी बीमारी पाई जाती है। ये इसके अनुप्रयोग हो गए। अगर मैं इसके हेनरी नियम की सीमाओं की बात करूं तो सबसे पहली बात तो बेटा इसमें ताप नियत होना चाहिए, ताप जो है इसका अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम फॉलो हो रहा है तो उस कंडीशन में ताप जो है अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दाब भी बहुत अधिक नहीं होना, ताप कम भी नहीं होना चाहिए भाई, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए तो कम भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दाब जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दाब आपने बहुत इनफाइनाइट कंडीशन में ले गए तब ये रूल काम करेगा, तब ये रूल काम नहीं करेगा। एक कंडीशन होती है, वहां तक ही दाब आप प्रेशराइज कर सकते हैं, उससे ऊपर अगर आप ले जाओगे तो फिर वहां पर हेनरी के नियम का पालन नहीं होगा। तीसरी बात, जो गैस आप जिस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, बात सुना रही नहीं, जो गैस आप जिस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो वह गैस उस लिक्विड से केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर वो केमिकल रिएक्शन कर रही है तो फिर भी आप हेनरी के नियम को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये इसकी 3 मैंने लिमिटेशन बता दी। फिर दोबारा सुन लो आप। नंबर 1 लिमिटेशन, ताप कम नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जिस गैस की विलयता या सॉल्युबिलिटी हम लिक्विड या द्रव में देख रहे हैं वो उस द्रव से केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा पूरा एक हेनरी का नियम है। इतना बड़ा नियम नहीं है, छोटी सी बात है, बस समझने वाली बात है। पहली बात, फिर दोबारा इसे एक बार रिपीट कर दे रहे हैं
कि किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इसको शो करने के लिए वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने अपना हेनरी लॉ दिया। दूसरी बात, उसमें गैस की जो कंडीशंस हैं, चाहे वो मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो अमाउंट के रेस्पेक्ट में हो, वो उन पर लगने वाले प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बाद दो इक्वेशन हमारे पास बनी, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, जिसमें बनने वाला KH हेनरी कांस्टेंट या हेनरी स्थिरांक कहलाया। और ये जो इक्वेशन हमारी तैयार हुई, इसे हेनरी इक्वेशन भी कहा जाता है। जब हमने प्रेशर और एक्स गैस के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, तो बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो KH के ढाल या स्लॉप को प्रदर्शित करती है। इतनी बात आपकी इस नियम के अंतर्गत है, देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे देखो हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की। हेनरी का जो हमारा रूल है, लास्ट वाला जो है हमारा P = KH x, और ये गैस, इस पर कुछ न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। देखो बच्चों, इस पर एक एनसीईआरटी का बड़ा ही फेमस न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं कौन सा है, उस न्यूमेरिकल को करते हैं। न्यूमेरिकल है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 स्मॉल m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। इंग्लिश में, H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m, calculate Henry law of constant। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। देखो बहुत आसान न्यूमेरिकल बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कि जब भी ये न्यूमेरिकल आते हैं ना, बच्चे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसमें से उसका सॉल्यूशन देखते हैं और करते हैं। बेटा किताब में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होती है। अगर मान लो हमें कोई कंपटीशन का एग्जाम देना हो, वहां पर ही न्यूमेरिकल आ जाए, या मान लो हमें बहुत कम समय में न्यूमेरिकल लगाना हो, तो हम उतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे उसको। ठीक है, अच्छी बात, आप पढ़ना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि हम उसे कम समय में सॉल्व करें। न्यूमेरिकल का मजा इस बात में है कि समय कम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आंसर परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखो इस सवाल को करने से पहले इसमें एक लाइन आई है, मैं आपको बता दूं, हिंदी बोल रहा हूं, कि यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता इतनी हो, अगर कभी भी आपको कोई भी जल की बात करे किसी भी न्यूमेरिकल में और वहां पर आपको मोल की जरूरत पड़े, क्योंकि भाई ये बात सुनो, ये अगर मैं न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, तो जल के मोल भी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैस और लिक्विड की बात, तो गैस तो H2S आ गया, लिक्विड क्या हो गया वाटर, तो वाटर के मोल कहां से आएंगे? तो याद रखो, एक प्योर वाटर का जो मोल होता है 55.55 होता है, याद रखेंगे तो बात। ये कहां से आया साहब? अगर आप जल की मात्रा लें तो हम जल की, जब हमारे पास कोई मान ही नहीं है, तो हम 1 kg लेंगे या 1000 ग्राम लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किससे? उसके मॉलिक्यूलर वेट 18 से, तो आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 55.5 के लगभग आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूं, अगर कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में वाटर की बात हो, शॉर्ट ट्रिक में आ जाओ, अगर किसी भी वाटर की बात हो तो आप तुरंत लिखेंगे स्मॉल n H2O के मोल, इसे याद रखो ओरली 55.5 शॉर्ट माना है तो, ठीक है ना। फिर मैं बता दूं ये कहां से आया, अगर प्योर वाटर की बात करते हैं ना बेटा, तो 1000 ग्राम को 18 कितना है H2O का मॉलिक्यूलर वेट, तो आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो NH2 आपके पास कितना आ गया 55.5। जल की बात कर रहा हूं, मोल चाहिए, तो आप ओरली से याद रखो। दूसरी बात, अगर मैं NH2S की बात करूं, ये गैस है, यही मेन है भाई, ठीक है ना, तो इसके मोल क्या होंगे?
अगर मैं H2O के ये मोल लगा रहा हूं तो जो मोलैलिटी हमें दे रखी है वही उसकी क्या होंगे, मोल होंगे। तो ये कितना आ जाएगा 0.195 स्मॉल m, मतलब यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, इतने मोल आ जाएंगे। बात क्लियर होगी। दो बात याद रखो, वाटर दे रखा है, कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो उसी के मोल आप डायरेक्टली ये लगाएंगे 55.5, और इस कंडीशन में कोई भी मोलैलिटी आपको दी जाए तो वही उसका क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। NH2S भी आ गया, ठीक है। अब बेटा पहले एक्स गैस निकाल लीजिए। एक्स गैस, गैस तो H2 है, तो पहले इसके मोल ऊपर आएंगे। पहले वाले लेक्चर में बताया था मैंने मोल फ्रैक्शन में कि मोल प्रभाज में जिसकी निकालते हैं उसके मोल अपॉन टोटल, तो NH2S अपॉन NH2O प्लस के NH2S। क्लियर हो गया। तो एक्स गैस इक्वल टू NH2S, बताइए कितना हो गया, तो ये आ गया आपका 0.195 अपॉन इतने नीचे कितना आ जाएगा, H2O कितना है 55.5 प्लस 0.195 एक्स गैस। ठीक है, आप इसे घर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए। तो इसका कितना जाएगा बेटा 0.0035, ये इतने जो है आपका मोल फ्रैक्शन आ गया गैस का। क्लियर हो गई मेरी बात, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालना क्या है, KHX क्वेश्चन में दे रखा उसने लास्ट में कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, है ना। तो जब हम ये निकालेंगे, अब P की बात कहां से करेंगे, देखो ध्यान सुनो। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो P है वो 1 बार के बराबर होता है। लगभग बार दाब का ही प्रेशर का यूनिट है, और इसे एक्यूरेट, अगर मैं इसे एक्यूरेट की बात करूं तो 1 बार को एक्यूरेटी में 987 बार भी लिख देते हैं। अगर आप इससे करोगे तो भी सही है, इससे करोगे तो भी सही है, आंसर दोनों आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बुक में आपके ये यूज हो रहा होगा, ठीक है ना। तो जब आप बस ये मान दीजिए KH आ जाएगा, तो यहां से जब आप रखोगे इस वाले इसमें, तो KH इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P अपॉन X गैस। तो KH इज इक्वल टू P कितना आ गया आपको बताओ 0.987 अपॉन KX गैस कितना आ जाएगा बेटा 0.0035। तो KH बराबर आपका आ जाएगा आंसर, मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको डायरेक्ट 282 बार, ये आपका आंसर। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया हो, उसमें वाटर की बात कर रहा हो, लेकिन वाटर की कोई भी ग्राम क्वांटिटी नहीं दी हो और आपको मोल चाहिए हो, तो आप 55.5 लगा दें। और अगर मोलैलिटी किसी और की दे रखी हो उसमें डिसॉल्व होने वाली गैस की, तो वो डायरेक्ट उसके मोल बन जाएंगे। तो दोनों के मोल आपके पास आ गए। एक का आप याद रखें 55.5 कहां से आए हैं मैंने बता दिया, वाटर को 1 kg माना, 1 किलोग्राम यूनिट वैल्यू, उसका 1000 ग्राम हो गया। मोल बराबर क्या होता है आपको पता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम 1000, मॉलिक्यूलर वेट H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 आ जाएगा, भाग कर देंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो मोलैलिटी दे रखी है वही मोल हो जाएंगे। एक्स गैस निकाल देंगे, इनमें वैल्यू रखोगे तो ये आपका मान आ गया। उसके बाद STP पर ये बात आपको याद रखनी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर प्रेशर 1 बार या 0.98 बार के बराबर होता है। ये वैल्यू रख दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं मानता हूं बच्चों आज आपके पास हेनरी लॉ के काफी कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को भी इसी तरह समझाऊं, ठीक है। और इतना हार्ड नहीं है, अगर आप इसी न्यूमेरिकल को NCERT सॉल्यूशन में देखोगे तो डर जाओगे, उसमें बहुत एक्सप्लेन करके इसको दिया है। हमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दिखानी, शॉर्ट टर्म में हमें काम करना है, कॉम्पिटेबल होना है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल आएंगे या तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक समाप्त होता है, नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।